समझना है। वैसे तो अगर देखें तो पूरा संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बैक जाएं थोड़ा सा, तो संविधान की अगर बात करें, जो आपका संविधान है, आप जिस संविधान की बात करते हैं कि अपन को पूरा संविधान पढ़ना है, तो हम पढ़ाएंगे तो आपको अभी बाद में डिटेल, ये तो अभी 20 से एक टॉपिक उठाया है। तो संविधान में काफी चीजें आती हैं और वो सारी चीजें अपन को क्या करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं। समस्या यही है, हमने आपसे कहा है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या कोई भी अदर कंपटीशन हो, ओल्ड जीएस आपको क्लियर होगी, मतलब जो जीके है वो क्लियर होगी। जीएस पार्ट जिसको कहते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और आपका इकोनॉमिक्स आता है। जब ये आपकी क्लियर होंगी तब जाके आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो उससे जोड़ते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर करंट अफेयर्स ज्यादा इसलिए आती है क्योंकि वर्तमान समय में अगर कोई उठापटक हुई है संविधान में, वर्तमान में कोई अनुच्छेद चेंज हुआ है, तो वो करंट से ना पूछ करके वही चीज वो बैक में पूछते हैं, पुरानी पूछते हैं। और यही करंट अफेयर्स को फंसाने का या पेपर फंसाने का यही एक तरीका होता है पढ़ने का। हमने 2 बार ऐसी कोशिश की है और हमेशा हमें सफलता मिली है, मतलब 68,000 69,000 में। और ओल्ड न्यू में क्या घटित हुआ है पिछले 6 मंथ में, उस 6 मंथ का ओल्ड क्या जुड़ रहा है, उन दोनों को जोड़ के पढ़ा दो, नोट्स तैयार कर लो, आराम से पेपर फंस जाता है। ये सुनिए, अब तो संविधान अपन को पहले हम ओल्ड ही तुम्हें पढ़ाते हैं। जब ओल्ड समझ पाएंगे तब तो नई बातें समझ पाएंगे कि नया क्या चेंज हुआ है। तो संविधान में जो है वो सबसे पहले तो यही है कि आखिर संविधान की एकदम से रचना कैसे हो गई। तो शुरुआत में इसकी जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि को अपन पढ़ेंगे और बैकग्राउंड से आएंगे कि किस प्रकार से जो है वो धीरे 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 संविधान का निर्माण हुआ, यानी कि भारत का संविधान बना कैसे। तो ये बैकग्राउंड की हिस्ट्री है, पृष्ठभूमि है इसकी। तो पृष्ठभूमि को पढ़ने के बाद इसमें अधिकतर वो नियम पढ़ेंगे, वो एक्ट पढ़ेंगे जो अंग्रेजों के समय में लागू हुए। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो वहां से ही इसकी लगभग शुरुआत हुई थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया था, एक प्रकार से लाया गया था। उस टाइम से पृष्ठभूमि रही, संविधान में धीरे 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 सुधार लाया गया। लेकिन उस टाइम इसको संविधान नहीं कहते थे। एक प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के लिए आई थी। तो लोगों को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाना है, उसकी एक रूपरेखा, एक रूल्स रेगुलेशन वो क्या करती थी, जारी करती थी। जैसे आप विद्यालय जाते हो, कोई स्टूडेंट आया है, वो विद्यालय उन विद्यार्थियों के लिए एक रूल्स रेगुलेशन जारी करता है, इतने बजे आना है, इतने बजे तक तुम्हें रहना है, ये तुम्हें करना है। उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी किए थे कि किस किस प्रकार से हम यहाँ पर व्यापार करेंगे, किस किस प्रकार से किसानों से हम लगान वसूलेंगे, किस किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्था की जाएगी। वही आगे जाके संविधान धीरे 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 उनमें सुधार होता गया। 1773 हुआ, 81 हुआ, कई सुधार हुए, 1900 में भी कई सुधार हुए। लास्ट होते होते जब भारत को आजाद कराने की बात आई तो 1947-48 यानी कि 1947 में जब भारत को आजाद कर दिया तो उस टाइम पर पूरी कमेटी बना दी गई, संविधान सभा का निर्माण कर दिया गया, जिसमें पंडित नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे, सारे लोग उस टाइम पर थे। इन लोगों को संविधान सभा का अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद को बना दिया, मतलब पूरी कमेटी नियुक्त कर दी गई। उस कमेटी ने ही संविधान का निर्माण करने का काम किया। उस संविधान को निर्माण करने में इनको टाइम लग गया। भारत 1947 में आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद से बराबर बैठकें हुई। आपके भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा श्रेय जाता है उनको संविधान का निर्माण करने के लिए। संविधान सभा का उनको स्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था कि संविधान संविधान बनाने वाली जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया था, जबकि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। तो ये पूरा संविधान फिर बन के तैयार हुआ। अब उसके बाद फिर इसका इंप्लीमेंट किया गया, यानी इसको लागू किया गया। तो लागू बहुत बाद में किया गया, आपका 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, लागू। बन के पहले ही तैयार हो गया था। तो वो पूरी पृष्ठभूमि अपन पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, यानी कि एकदम से। अभी तो हमने तुम्हें बिल्कुल संक्षेप में सुना दी है कहानी सी कि पृष्ठभूमि है क्या। उस पृष्ठभूमि को पढ़ने के बाद कि कौन कौन से एक्ट आए, उनमें से छोटी छोटी बातें छांट लेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि आखिर संविधान जो सभा है
उस संविधान सभा का जो है वो निर्माण कैसे हुआ, आखिर संविधान सभा में किस किस प्रकार के सदस्य नियुक्त हुए, किस किस प्रकार की बैठकें आयोजित हुई, क्योंकि इसी में पहले संविधान सभा में पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि थे वो भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद फिर वो अलग हो गए। तो किस प्रकार से संविधान सभा जो है वो विघटित हो गई, फिर दोबारा से संविधान सभा बनाई गई। तो संविधान सभा का पूरा गठन अपन को यहाँ पर पढ़ना है। फिर संविधान सभा जब हम पढ़ लेंगे तो फिर संविधान सभा को चलाने के लिए कुछ आवश्यक बातें भी थी। तो जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को, जो आपकी संविधान सभा थी 1947 में जब संविधान सभा का आयोजन किया जाना था, उस टाइम पर पाकिस्तान भी साथ में ही था, समर्थन था कि आप बनाइएगा संविधान सभा, संविधान का निर्माण कीजिएगा। तो उस टाइम पर जो पंडित नेहरू के जो बोले गए शब्द थे, उनका जो बोला गया जो भाषण था कि हम क्या क्या भारत के लोगों के लिए करेंगे, स्टार्टिंग वो अपनी इसी से करते हैं कि हम भारत के लोग, तो वहीं से पूरा का पूरा जो है जो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट बोला गया, वो स्टेटमेंट ही बाद में किसका अंग बना लिया गया, उद्देशिका का या प्रस्तावना का क्या बना लिया गया, पूरे अंग बना लिए गए। यानी कि उनके भाषण के बोले गए शब्दों को ही किसमें शामिल कर लिया गया, आपकी उद्देशिका या प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया। बाद में इसमें कुछ और सुधार भी किए गए, 1950 तक आते आते इसमें और भी कुछ सुधार किए गए, कुछ सुधार लास्ट में भी किए गए, 1976 में किए गए। तो 1976 के भी सुधार इसमें जोड़े गए कि कौन कौन से सुधार हुए हैं, तो उन सारी चीजों को क्या किया गया है, जोड़ा गया। तो अपन को यहाँ पर संविधान सभा के बाद प्रस्तावना पढ़ेंगे, फिर प्रस्तावना के बाद अब समस्या थी कि भारत का वर्णन किस प्रकार से किया जाए, कि कहां कहां पर किस किस प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाएं। तो उसके लिए अनुच्छेदों का निर्माण किया गया, काफी अनुच्छेद जो है वो निर्मित किए गए, उसमें धाराएं निर्मित की गई, उसमें अनुसूचियां निर्मित की गई। इन सबकी जिम्मेदारी अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य क्या जिम्मेदारी निभाएगा, केंद्र क्या जिम्मेदारी निभाएगा, आपका जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा की जिम्मेदारी किसकी होगी, केंद्र की होगी कि राज्य की होगी, स्थानीय जो पुलिस है वो किसके अधीन काम करेगी। तो ये सब अनुच्छेदों के तहत क्या कर दिया गया, वर्णित कर दिया गया। इन अनुच्छेदों में ही अनुच्छेद 1 से लेकर के पूरा का पूरा आपके जो अनुच्छेद चलते हैं 395 तक, यहां तक कि भाग अलग चलते हैं, अनुच्छेद अलग चलते हैं, अनुसूचियां अलग चलती हैं। तो भाग जो है वो वर्तमान में भी अगर आप देखो तो 22 लिखे आते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है वो संख्या बढ़ गई है, लेकिन अधिकतर जो है वो 25-26 तक पहुंच गई, लेकिन अभी भी आप किताबों में देखो तो 22 ही लिखा आता है। आप संविधान के जो अनुच्छेद देखो वो भी 395 ही लिखे आते हैं, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद जो है वो 400 से ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद अनुसूचियां फिक्स ही है, पहले 8 थी, अब वर्तमान में जो है बढ़ के वो 12 हो गई हैं। तो इन सबको अपन को पढ़ना है कि अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं। उन्हीं अनुच्छेदों में हम ये पढ़ेंगे कि कहां कहां पर व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, कहां कहां व्यक्तियों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए, कहां कहां व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई, किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता वर्णित है, किस अनुच्छेद के तहत व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य प्राप्त है, किस अनुच्छेद के तहत आपका राष्ट्रपति का पद आता है, किस अनुच्छेद के तहत संसद आती है, किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री का पद आता है, किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, उनका पूरा कार्यकाल आता है, उनकी शक्तियां आती हैं। बात समझ पाए कि नहीं, इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। साथ में हमारा जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वो भी किस अनुच्छेद के तहत काम करता है, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, पात्र जो है वो क्या क्या चुने जाएंगे, इन सब चीजों को आपको किसके अंतर्गत देखना है, पूरे संविधान या नागरिक शास्त्र जिसको आप कहते हो या पॉलिटिक्स जिसको कहते हो, उसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चूंकि सब तो एक बार में पढ़ नहीं सकते, तो हम केवल एक झलक तुम्हें उसकी दिखाते हैं, और एक झलक के तौर पर हमने कहा है कि प्रस्तावना हम तुम्हें समझाते हैं कि आखिर प्रस्तावना क्या है। छोटा टॉपिक है, शायद एक दिन में कंप्लीट हो भी जाएगा। तो यहां पर ये रहा आपका संविधान की प्रस्तावना, या जिसको आप कहते हैं, इसी को भारत के संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं, या इसी को भारत के संविधान की क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये उद्देशिका या पूरा का पूरा जो संविधान है, उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो ये आपके भीमराव अंबेडकर साहब थे। इन्हीं भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा क्या किया गया, इनकी अध्यक्षता में और भी 7 सदस्य थे इनकी कमेटी में, पूरा का पूरा संविधान क्या किया गया, निर्माण करने का काम किया गया। और वास्तव में बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, निसंदेह, आप समझ सकते हो इसको। अब इसके बाद इस उद्देशिका को पढ़ते हैं। इस उद्देशिका को पढ़ने के बाद फिर हम ब्लैक अपने बोर्ड पर चलेंगे और फिर वहां पर समझना प्रारंभ करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहां पर केवल 1-2 लाइन जो अपन को जरूरत पड़ेगी उनको केवल देख लेते हैं, फिर वापस से अपन वहीं पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लिखा है यहां पर उद्देशिका, इसको ही क्या कहते हैं, ऑब्लिक करके प्रस्तावना कहा जाता है। अगर हम कहें हम भारत के लोग, ये जो स्टेटमेंट लिया गया है हम भारत के लोग,
ये वहीं से लिया गया है। हमने आपसे कहा जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली लाइन ही बोली गई थी कि हम भारत के लोग, ये नहीं कि केवल मैं, केवल किसके लिए संबोधित किया गया था, मैं और हम सभी, यानी कि हम सभी लोग क्या है, भारत के लोग ऐसी कामना करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि इस उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, संविधान सभा का निर्माण कर रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने पूरा, फिर बाद में ये पूरी लिख के अब तैयार हो गई, तो हम उसी को समझना है कि करके हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी ये सब मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट है जो आपके पंडित नेहरू के द्वारा जो है वो बोला गया था, लेकिन ये पूरा ऐसा नहीं था, कुछ चीजें इसमें थी, कुछ चीजें क्या कर दी गई, बाद में जोड़ दी गई। अब इसी को अपन को खंडन करना है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, आखिर ये आपकी आखिर क्या समझा रहे हैं, इसके तहत ये क्या बता रहे हैं। तो पहले तो अगर देखें हम स्टेप बाय स्टेप वहां चलेंगे, वहां समझाते चलेंगे। अगर नॉर्मली कोई पूछ ले तो ये हम तुम्हें यहाँ समझा देते हैं, फिर उसका एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर कोई कहे कि उद्देशिका में या हमारे संविधान में कितने प्रकार की समताओं का उल्लेख है, तो 2 समताएं हैं, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। अगर कोई कहे कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, यानी कि आपको एक प्रकार से देखा जाए तो ये विचार और अलग अभिव्यक्ति अलग लिख दिया, जबकि वो एक ही है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। यानी कि ये देखा जाए तो 4 प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्तियों को क्या दी गई है, प्रदान की गई है। न्याय अगर कहें तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आधार पर क्या किया जाए, न्याय को परखा जाएगा। अभी समझाते हैं इसका मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, केवल इसको पढ़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फिर इसके बाद अगर हम कहें यहाँ पर कि यहाँ जो कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम एक व्यक्ति नहीं, हम पूरे भारत के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अभी बताते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, समाजवादी का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, और लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, और गणराज्य का मतलब क्या है। स्टेप बाय स्टेप इसको टुकड़ों में तोड़ के अपन समझते हैं, एक एक स्टेप को समझेंगे कि आखिर क्या कहा गया है। ठीक है ना, तब जाके अपन समझ पाएंगे। तो इसी अब ये तो पूरी संविधान की प्रस्तावना हो गई, उद्देशिका हो गई। अब यहां पर चलते हैं और अपन एक एक करके बोर्ड पर इसको क्या करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां भी आपको कोई दिक्कत है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वही कि आपका जो स्टार्टिंग हुई है वो कहां से हुई है, तो जब आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने शुरुआत में जब 1946 को संविधान सभा का प्रथम बार आयोजन किया गया था, उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान के संयुक्त सदस्य उस अधिवेशन में बैठे थे, मतलब संयुक्त सभा में बैठे थे। उस टाइम पर सबसे पहले कि इसका संचालन कौन करे, तो थोड़ा याद करते हैं बैकग्राउंड का। सबसे पहले संविधान सभा का जैसे कोई सभा आयोजित की जाती है तो अस्थायी अध्यक्ष की अब इनको संबोधित कौन करे, तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था लगभग 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 10 तारीख और अगली 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था। यानी कि राजेंद्र प्रसाद अब स्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है वो बन गए थे। इसके बाद फिर पूरी कार्रवाई हुई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू पूरा लेटर लेके, पूरा ब्यौरा लेके खड़े होते हैं और बोलना प्रारंभ करते हैं। वही जो शब्द हैं जो उन्होंने बोलना प्रारंभ किया, हम भारत के लोग, ये वही शब्द हैं हम भारत के लोग जो इनके द्वारा क्या किए गए, बोले गए। यही बाद में जाके किसके अंश बनते हैं, उद्देशिका या प्रस्तावना के अंश बनते हैं। अब इसको पूर्ण कर दिया गया, तो इस पूर्ण करने के बाद ये जो तारीख है ये भी आपको याद रखनी है कि इसको कब अंगीकृत किया गया। तो इसको जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना, ये अंगीकृत है, इसको अंगीकृत। लेकिन अगर कोई कहे कि इसको लागू कब किया गया था, तो फिर वो 26 जनवरी 1950 को।
वैसे तो अगर चाहे तो ये 26 नवंबर 1949 को भी कह देते कि हम लागू हैं, लेकिन 26 जनवरी को विशेष तिथि बनाने के लिए, अब ऐसा क्यों? क्योंकि विशेष तिथि इसलिए क्योंकि पहले एक स्वराज पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू, तो उन्होंने कहा था कि हम स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम पर 26 जनवरी 1930 को जाके स्वराज्य की स्थापना की थी कि हम अपना राज्य लाने की कोशिश करेंगे। तो उस 26 जनवरी 1930 की तिथि को विशेष बनाने के लिए, वैसे तो संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनके तैयार हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वेट किया 1 माह का कि इसको हम दिसंबर नहीं, अब हम जाके कब इंप्लीमेंट करते हैं, इसको जाके हम जनवरी में इंप्लीमेंट करेंगे 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी की तिथि को विशेष बनाना था। ठीक है, तो ये 26 नवंबर को अंगीकृत, अगर अंगीकृत का पूछे कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तब आपके लिए ऑप्शन ये है, ये टिक करना है। लेकिन जब पूछे कि संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया। तो ये जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये हम फिर से लिखाएंगे सब, आज तो तुम बस केवल सुनो, ठीक है ना। अब जब इसको लागू किया गया, ये जो पूरा लागू किया गया, तो अब इसकी बातों को समझते हैं, क्योंकि ये हमने पॉइंट समझ लिया है कि ये क्या है। ये जो है वो आपका भारत के लोग हैं, भारत के लोग हम समझ गए। अब इसी को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या। तो सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है कि हम भारत के लोग। तो उद्देशिका का आरंभ ही हम भारत के लोग से होती है। हम भारत के लोग का मतलब केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए ये संविधान नहीं है, किसी एक पर्सनली व्यक्ति का नहीं है, ये संपूर्ण भारत में जितने लोग रहते हैं उन सभी की भावनाएं हैं, उन सभी की इच्छाएं हैं, उन सभी की आकांक्षाएं इस संविधान से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम भारत के लोग से क्या किया गया था, इसका शुरुआत की गई थी। अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा विवाद हुआ इस प्रस्तावना में, समझते हैं, देखना क्या विवाद हुआ समझते हैं। पहले उस विवाद को समझते हैं, फिर विवाद के बाद इन शब्दों पर आते हैं, ठीक है ना। तो विवाद जो हुआ है, इन्होंने कहा पहला क्या स्टेटमेंट, तो सबसे पहले जो आपकी बात आती है 1960 की। 1960 में एक केस आया था वेरुवाड़ी मामला, ठीक है। तो वेरुवाड़ी मामले में केस किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो संविधान की जो आत्मा है, ऐसा जो संविधान के जो बनाने वाले लोग थे, जो संविधान का जिन लोगों के द्वारा निर्माण किया गया था, उन्होंने कहा था वास्तविकता में इस संविधान की उद्देशिका को ही संविधान की मूल आत्मा कहा जाएगा। यानी कि जो आपके संविधान बनाने वाले लोग थे, उन्होंने संविधान को मूल आत्मा कह दिया था कि ये वास्तविकता में संविधान की क्या है, मूल आत्मा है। बाकी का जो संविधान है वो पूरा शरीर है, वो पूरा का पूरा जो अनुच्छेद जो पूरे वर्णित हैं वो किस प्रकार से काम करेंगे, वो इसकी मूल आत्मा पर ही आधारित रहेंगे। अभी समझाएंगे, देखना कैसे आधारित रहेंगे। तो इन्होंने संविधान निर्माताओं ने कहा था कि जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है, ये क्या है, संविधान की मूल आत्मा है। लेकिन एक जो व्यक्ति चला बेरुवाड़ी, उसने सरकार के खिलाफ ही केस कर दिया। बोले वास्तव में ये संविधान की जो उद्देशिका है, वो संविधान की उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा नहीं है। ये संविधान का निर्माण करने वाले लोगों के मन की एक कुंजी है, एक मन की बातें हैं। यानी कि केवल उनके मन में जो था उन्होंने उसको क्या कर दिया, यहां पर लिख दिया। यानी कि उन्होंने क्या कहा था, सिर्फ संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा या मन की बातों को कहा कि ये सिर्फ लोगों की कुंजी है, जो उस टाइम पर मन में चल रहा था वही उन्होंने क्या कर दिया, इसमें लिख दिया। तो जो विवाद चला कि वास्तव में संविधान की जो उद्देशिका है, वो यहां पर विवाद चला कि जो संविधान की उद्देशिका है, ध्यान रखना, जो संविधान की उद्देशिका है या संविधान की जो प्रस्तावना है, दोनों में कुछ भी आ जाए, संविधान की उद्देशिका है वो संविधान की प्रस्तावना है, वो मूल आत्मा है अथवा नहीं है। तो इस मामले को चैलेंज किया गया कि हम कह रहे हैं कि ये मूल आत्मा नहीं है, ये लोगों के द्वारा बनाई गई कुंजी है। इन्होंने केस किया तो अब यहां पर सुनवाई हुई, और सुनवाई के लिए कौन बैठता है, तो आप भी जानते हो, जब भी संविधान से रिलेटेड किसी भी प्रकार की व्याख्या चाहिए हो, किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद हो, तो फिर हमेशा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करते हैं, इसका निपटारा करते हैं। तो यहां पर भी यही हुआ। उच्चतम न्यायालय में, ध्यान रखना, ये सबसे पहले उच्चतम न्यायालय में क्या किया गया, ये केस दर्ज किया गया। उच्चतम न्यायालय में जब इस केस को दर्ज किया गया तो यहां पर क्या की गई, इस केस की सुनवाई की गई।
1960 में जो बेरूवाड़ी मामला निकल के आया था, उस बेरूवाड़ी मामले में इन्होंने कहा है, जो बेरूवाड़ी मामले में कहा है कि जो उद्देशिका है वो संविधान की मूल आत्मा नहीं है। 1960 में जो बेरूवाड़ी व्यक्ति था, ये जो बेरूवाड़ी व्यक्ति था, यानी बेरूवाड़ी मामले के नाम से इसको जाना जाता है, ये 1960 में आया था, बहुत प्रचलित है। इसमें इन्होंने केस किया था कि ये मन की कुंजी है, उनकी मन का विचार है, वास्तविकता में ये संविधान की मूल आत्मा नहीं है। हाईकोर्ट उच्चतम न्यायालय से इसका व्याख्यान पूछा गया कि आखिर क्या सही है। जज बैठे, जज ने इन लोगों की बात सुनी, तो जज ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा, ये बात सही है, बेरूवाड़ी वाले जो व्यक्ति हैं वो सही कह रहे, और जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो उस टाइम पर संविधान के निर्माताओं की क्या रही, मन की कुंजी रही। उनके मन में जो विचार चल रहे थे, उन्होंने वो विचार इसमें क्या कर दिए, लिख दिए। 1960 में इस बात को कह करके क्या कर दिया गया, मामला खत्म कर दिया गया। ये उच्चतम न्यायालय का केस था। लेकिन अब 1960 में ये डिसीजन आ गया। 1960 के बाद फिर आगे जब चले तो कुछ समय बाद एक केशवानंद भारती नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने केरल राज्य के खिलाफ ही क्या कर दिया, केस कर दिया। राज्य के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ ही केस करते हैं। जैसे वर्तमान में अगर किसी व्यक्ति को राज्य सरकार से कोई दिक्कत है तो अपने हाई कोर्ट में जाके क्या करेगा, केस करेगा उस राज्य स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे बच्चे हैं कि सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है, तो चले जाते हाई कोर्ट में कि सरकार ने ये गलत किया है, गलत। अभी देखा हुआ आपने 69,000 की मेरिट सूची को पहले सुप्रीम कोर्ट वहां भेजा कि इसको फिर से रिवाइंड करो उच्चतम न्यायालय ने। तो बच्चे ही जो है क्या, हाँ वही हम कह रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है कि ये सरकार ने गलत किया है, तो वो सरकार के खिलाफ केस दायर कर सकता है, कहां पर, उच्चतम न्यायालय में, पहले अपने हाई कोर्ट में। फिर जब हाई कोर्ट जो डिसीजन देगा उसको सरकार को मानना पड़ेगा। जो सरकार नहीं मानेगी तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वही उसमें हुआ है। इसमें भी बेरूवाड़ी मामले ने भी पहले स्टेट लेवल पर केस किया, जब नहीं बात चली तो उस मामले को ट्रांसफर कहां कर दिया है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की। अब लेकिन बात थी, अगला व्यक्ति जो था वो अगला व्यक्ति ये नहीं था। अब बेरूवाड़ी के बाद आ गए केशवानंद, और ये कब आए, तो इन्होंने 1973 में, यानी कि 1973 में जो केशवानंद थे, इस केशवानंद भारती, इन केशवानंद भारती के द्वारा क्या किया गया, तो केशवानंद भारती के द्वारा, ध्यान रखना, केशवानंद भारती के द्वारा क्या किया गया, केशवानंद भारती के द्वारा केरल राज्य के खिलाफ ही क्या कर दिया, केस कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो है वो आप गलत मान रहे हो कि जो आपका प्रस्तावना है वो निर्माताओं के मन की कुंजी है। वास्तविकता में निर्माताओं के मन की कुंजी नहीं, अपितु क्या होनी चाहिए, संविधान की मूल आत्मा होनी चाहिए। और उन्होंने ऐसे तर्क प्रस्तुत किए तो जो जज थे उनकी बात से सहमत रहे। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम इसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय को ट्रांसफर करते हैं, वही इसकी स्पष्ट व्याख्या करेगा। अब ये मामला 1973 में जाके पहुंचता है कहां पर, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। सुनवाई करने के बाद अब ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के जो विवाद हुआ था उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय के जज बैठते हैं और अपने ही 1960 के पुराने निर्णय को पलट देते हैं और कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सही है, इसने सही साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, वास्तविकता में जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या होगी, मूल आत्मा होगी। बात समझ पाए कि नहीं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये नहीं कि केवल एक ही पॉइंट, कई पॉइंट उसमें कहे हैं। इन्होंने कहा है कि जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है, वो उद्देशिका आपका क्या है, संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये कहां कहा गया, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1973 के केशवानंद भारती वाले केस में क्या किया गया, ये कहा गया। हम बाद में डिटेल में लिखेंगे, अभी केवल संक्षेप में आपको बता रहे। उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब है कि इसके बिना संविधान की कल्पना हो नहीं सकती। यानी कि क्यों, क्योंकि इसको क्या मान लिया गया है, एक प्रकार से जो है इस उद्देशिका को क्या मान लिया गया है, आखिर संविधान की मूल आत्मा क्या कर लिया गया है, मान लिया गया, या संविधान की आत्मा इसको क्या कर दिया गया है, मान लिया गया है। इन्होंने ये निर्णय लिया कि अब से 1973 से जो उद्देशिका होगी उस उद्देशिका को संविधान का हम अभिन्न अंग मानेंगे और साथ में वह संविधान जो है वो क्या कहलाएगी, उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा के रूप में जो है वो जानी जाएगी।
अब बात करें जरूरी, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने और भी पॉइंट कहे। इन्होंने कहे उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। अभी तक ये था कि भैया संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं, इन्होंने कहा उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना। यानी कि जो मूल ढांचा है, ये नहीं कि तुम उसको ही हटा दो, वो तो रहेगा ही रहेगा, तुम इसमें और कुछ संशोधन करना चाहो तो कुछ चीजें जोड़ सकते हो। तब जाके 1976 में क्या किए गए थे, 3 शब्द आपके क्या किए गए थे, बाद में जोड़े गए थे। आप समझ पाए? 42 में संविधान संशोधन के तहत 1976 में क्या किए गए थे, 3 और नए शब्द क्या कर दिए गए थे, इसमें जोड़ दिए गए थे। तो यहां पर पहले तक कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी, लेकिन जब इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ही उसकी स्पष्ट व्याख्या कर दी कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, वो संविधान की जो है वो मूल आत्मा रहेगी। अब इसमें किसी भी प्रकार का अगर बदलाव करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसकी मूल आत्मा यानी कि जो उसकी थीम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वही रहे। आप इसमें और कुछ चाहो तो जोड़ सकते हो, यानी कि इसमें संशोधन आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये क्या किया गया, ये आपका जो है वो दिया गया है। साथ में इन्होंने कहा उद्देशिका के आधार पर एक पॉइंट और ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा कि यह जो है वो आपकी न्याय योग्य नहीं है। मतलब क्या इसका बताते हैं हम आपको। उद्देशिका जो है वो न्याय योग्य नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब हम तुम्हें समझाते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, समझना। न्याय योग्य का मतलब है उद्देशिका के आधार पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया जा सकता। उद्देशिका में कह दी समता कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर हम सबको न्याय प्रदान करेंगे, लेकिन किसी प्रकार का निर्णय संविधान की आत्मा या उद्देशिका के आधार पर नहीं दिया जाएगा। उसके लिए इसकी जो पूरा संविधान में वर्णित अनुच्छेद है वह व्याख्या करेगा कि आखिर अमुक व्यक्ति को किस प्रकार का न्याय दिया जाए। बात समझ पाए कि नहीं? यानी ये नहीं कि केवल इसी को पढ़ करके तुम न्याय दे दो, नहीं, ये आत्मा है, इसकी विस्तृत व्याख्या तुम्हें कहां मिलेगी, संविधान में मिलेगी। ये नहीं कि बस केवल तुमने इसके शब्द पकड़ लिए कि यही संविधान की मूल आत्मा है तो तुम इसी के आधार पर सारी चीजों की डिमांड करने लगो। बात समझ पाए? तो याद रखना कि ये जो आपकी संविधान की जो आत्मा है वो न्याय योग्य नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक आपने देखा होगा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो बाध्य योग्य हैं। मौलिक अधिकार जो है वो बाध्य योग्य है। बाध्य योग्य का मतलब क्या? अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो सरकार मजबूर होगी कि उस व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार क्या किए जाएं, प्रदान किए जाएं। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? लेकिन अगर कोई कहे मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य आपके बाध्य योग्य नहीं है। मतलब हमने, सरकार कह रही है कि हम आपसे मौलिक अधिकारों का तो प्रॉमिस करते हैं निभाने का, कि हम ये तो पूरी शर्तें आपको निभाएंगे, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो हमने निर्धारित किए गए हैं उन मौलिक कर्तव्यों को हम निभाएंगे नहीं। तो आपने देखा होगा कि एक नीति निर्देशक तत्व आते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अलग रखा जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए आते हैं कि कोई स्टेट अपने यहां पर किस प्रकार से संचालन करे राज्य का। तो स्टेट गवर्नमेंट में ही व्यक्तियों की वैकेंसी आती है, लोगों के लिए रोजगार आता है, तो उसके लिए सरकार बाध्य नहीं है कि आप लोगों को लिए वैकेंसी निकाल दे। आप समझ रहे हैं? सरकार को वो किसके अंतर्गत आता है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। हम चाहे, हमारी इच्छा होगी तो हम निकालेंगे, नहीं इच्छा होगी तो हम नहीं निकालेंगे। बात समझ पाई कि नहीं समझ पाए? जबकि मौलिक अधिकार, किसी की निजता का हनन हुआ है तो भैया आपको उसकी वो प्राइवेसी प्रदान करनी पड़ेगी। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार में है। किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म की उपासना करनी है वो उसका मौलिक अधिकार है, आप उसको रोक नहीं सकते कि तुम इसकी पूजा मत करो, तुम इसकी उपासना मत करो। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तियों के, सरकार या सुप्रीम कोर्ट उसको बाध्य योग्य है वो निभाएगा, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो बातें रहेंगी उनको निभाएगा नहीं। तो यहां पर न्याय योग्य को समझाना था, इसलिए हमने उस पॉइंट को जोड़ा। न्याय योग्य का मतलब है
इसके आधार पर कोई न्याय नहीं किया जाएगा। न्याय किसके आधार पर किया जाएगा? उस संविधान में वर्णित अनुच्छेद है उसके आधार पर न्याय किया जाएगा। नहीं तुम इसी संविधान की आत्मा को लेके आ जाओ और इसी के आधार पर न्याय मांगने लगो कि भैया न्याय दो, हमें ये लिखा है कि हम सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर न्याय प्रदान करेंगे। उसमें कहा है कि किस प्रकार से न्याय देंगे वो संविधान के अनुच्छेद वर्णित कहेंगे। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं और फिर समझते हैं कि आखिर क्या है समझना। इसके बाद यहां पर जो अगला शब्द था आपने देखा था, ये जो संविधान का जो शब्द है यहां पर, अब यहां से पढ़ेंगे एक एक पॉइंट समझेंगे कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, यानी कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, साथ में समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, लोकतंत्रात्मक क्या है और गणराज्य क्या है। एक एक पॉइंट थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, थोड़ा सा, बस केवल थोड़ा टाइम लेंगे, परेशान नहीं हुआ, हमें पता है कि टाइम हो गया लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और कहो तो रुक जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तो पढ़ाने देने दो। मतलब यही है कि हम 20-25 मिनट में तो हम रिचार्ज, मतलब एकदम बैकअप बनता है। अब फिर वही है कि हमें, इसलिए हम बहुत कम है कि हम 30 मिनट पढ़ाएं, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ाते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट तो फ्लो बनाने में निकल जाता है और जैसा फ्लो बनता है वो फिर 30 मिनट हो जाते हैं। तो हम कभी लेक्चर, लोग हमसे कहते हैं कि तुम यार 4-4 घंटा क्या पढ़ाते हो, 5-5 घंटा क्या पढ़ाते हो, तुम्हें क्या समझाएं क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने का एक तरीका होता है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने को खत्म किया फिर दूसरा स्टार्ट किया तो 10-15 मिनट तो वेस्ट हो ही जाते हैं। फ्लो में आने का अब एकदम कनेक्शन बन जाता है कि अब आपको बात समझ में आ रही है, तो अब इस पर भागना होता है कि अब जल्दी जल्दी चीजें कंप्लीट की जाए, ठीक है ना। तो यही समझ में आता है, समझना, देखना, बस 5-10 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं, सुनना। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस शब्द को समझते हैं कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। बस केवल 1-2 पॉइंट समझ लें कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप परेशान ना हो, भी आपको कुछ नहीं लिखना, हम बाद में आपको सब लिख लिख के समझाएंगे कि आखिर किसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अब यहां पर कहा गया है कि आखिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। देखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जब संविधान का निर्माण किया गया तो भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था। हम कुछ भी करते थे, यहाँ के जो राजा थे वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना दूसरे लोगों से व्यापार नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने कह दिया कि तुम इनके साथ व्यापार नहीं करोगे तो भैया हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्होंने जब संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने पहला शब्द क्या लाइन रखी कि हमारा जो संविधान रहेगा, जो भारत रहेगा, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न रहेगा। इस पर किसी भी विदेशी ताकत या किसी भी विदेशी शक्ति या किसी भी विदेशी देश या किसी भी विदेशी कोई भी ताकत हो, उसका हमारे संचालन पर, हमारे देश के प्रशासन पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये नहीं कि अमेरिका पावरफुल है तो अमेरिका कहे कि तुम हमारे हिसाब से चलो, हम अमेरिका के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, हम अपनी भारत की नीति के अनुसार चल पाएंगे, हम भारत के संविधान के अनुसार चल पाएंगे। चाइना कहे कि हमारे अनुसार चलो तो हम चाइना के अनुसार नहीं चल पाएंगे। बात समझ पाई कि नहीं। तो प्रभुत्व संपन्न जो शब्द जोड़ा गया, इसमें कहा गया कि हमारा जो देश है वो क्या होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इस संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र का मतलब है कि भारत अपने आंतरिक मामले और अपने बाह्य मामले, जरूरी नहीं कि केवल एक ही मामला हो, भारत सरकार अपने आंतरिक मामले का है देश के अंदर, बाह्य मामले का मतलब है किसी भी विदेश से मित्रता रखनी अथवा नहीं रखनी, उसके मामले में भारत सरकार स्वतंत्र होगा। ये नहीं अमेरिका कहे कि भैया तुम रूस से मतलब मत रखो, वो जाके यूक्रेन पर लड़ाई लड़ रहा है तो हम अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे, हमारी इच्छा हम रूस से मतलब मित्रता रखें अथवा नहीं रखें। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जानते थे संविधान निर्माता कि आगे ऐसी स्थिति बनेगी कि किसी देश के अधीन मत आओ, तुम तो अपने संविधान को क्या कर जाओ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न छोड़ जाओ। जो कुछ होगा हमारे लोग, जो हम लोग जो भी नियम बनाएंगे, जो भी रूल रेगुलेशन करेंगे, उसी के अनुसार शासन करेंगे, किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं। बात समझ पाए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता। ये सारे शब्द एक एक करके सारे शब्द अपन पढ़ेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद आता है इसी में समाजवादी, देखा होगा आपने, इसी में अगला शब्द आता है समाजवादी। फिर समाजवादी के बाद आप जाओगे तो अगला आपको मिलेगा पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द आपको क्या मिलेगा, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष के बाद आप जाओगे तो अगला आपको मिलेगा लोकतंत्र। ये सारे शब्द उसमें जो है वो उसमें दिए गए हैं। इसके बाद मिलेगा आपको लोकतंत्र। लोकतंत्र के बाद आप जाओगे तो फिर मिलेगा आपको गणराज्य।
बात समझ पाए कि नहीं? ये सारे शब्दों के अपने अपने एक एक मतलब है, देखना क्या मतलब है या क्या मतलब जो है वो बता रहे हैं, समझना। ये जो समाजवाद है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो स्टार्टिंग से ही था उद्देश्य में, लेकिन जो ये समाजवादी शब्द है ये बाद में 1976 में जोड़ा गया है, जब आपका संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में क्या किया गया, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो बोले समाजवाद का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि समाजवाद का मतलब है कि जो भारत का समाजवाद, या एक प्रकार से जिसको आप कहें तो लोकतांत्रिक समाजवाद रहेगा। इस लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब यही है, समाज में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, अमीर हो, गरीब हो, आपका या तो वो अमीर होगा या गरीब होगा, यानी कि निचले तबके से बिलोंग करेगा या ऊपर वाले तबके से बिलोंग करेगा या मध्यम वाले तबके से बिलोंग करेगा, एक प्रकार से जो है वो, हम ये नहीं कि केवल उच्च वर्ग के लोगों को मिला के समाज बना दें। हमारे समाज में सभी प्रकार के लोग आएंगे, नीचे वाले लोगों की बात भी सुनी जाएगी और ऊपर वाले लोगों की बात भी सुनी जाएगी। यानी कि समाजवाद का मतलब जो है वो ये बाद में जोड़ा गया, लेकिन इसका मतलब केवल इतना ही है। इतना ही आपको क्या रखना है, इसमें याद रखना है, ज्यादा नहीं कि कुछ ज्यादा ही आपको अलग से कुछ याद रखना है। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश में, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं और रह रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भारत सरकार किसी एक धर्म को, भारत सरकार का कोई अपना कोई विशेष धर्म हो जाए। यानी कि भारत सरकार की नजर में सारे जो धर्म हैं, जितने के जितने पंथ हैं, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। आज समझ पाए कि नहीं? यानी कि हम किसी धर्म को हम बढ़ावा नहीं देंगे कि भाई तुम इस प्रकार, हम, भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत सरकार धर्म के मामले में क्या रहेगी, तटस्थ रहेगी या निरपेक्ष रहेगी। या पंथ के मामले में भारत सरकार क्या रहेगी, तटस्थ रहेगी या निरपेक्ष रहेगी। हमें किसी भी प्रकार के धर्म से मतलब नहीं रहेगा। हमारे देश में चूंकि भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म को मानने वाले हैं। इसके बाद आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है यहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू होगा। कहीं कहीं अपन जाते हैं तो वहां पर लोकतंत्र की जगह पर आपका जो अपने यहां पर जो है वो डेमोक्रेसी है, लेकिन कहीं कहीं फेडरेशन सिस्टम लागू है। लेकिन अपने यहां पर जो है वो लोकतंत्र का मतलब है लोगों के द्वारा बनाया गया शासन, लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा और लोगों के द्वारा ही शासन किया जाएगा और लोगों के लिए ही शासन किया जाएगा। अब्राहम लिंकन का कथन है कि लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। बात समझ पाए? यानी कि देखो, वही प्रधानमंत्री, वही मंत्री पहले संविधान सभा में जाते हैं तो कानून का निर्माण करते हैं, फिर वही लोग इंप्लीमेंट करते हैं, और किसके लिए करते हैं? जनता के लिए। तो सब के सब क्या है? भारत के लोग ही हैं, यानी कि लोकतंत्र कहलाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब है यहां पर भारत का जो पद होगा, जैसे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, ये अनुवांशिक नहीं होगा। ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं। इसमें इस उच्च पद पर, किसी भी पद पर कोई भी व्यक्ति जाके क्या कर सकता है? बैठ सकता है। प्रधानमंत्री पद पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता, राष्ट्रपति के पद पर कोई भी व्यक्ति जाके बैठ सकता, बस वो जरूरी क्या रखता हो? पात्रताएं रखता हो। बात समझ पाए? तो गणराज्य का मतलब यह है कि भारत एक गणराज्य होगा। यानी कि एक प्रकार से भारत में देखा होगा आपने, कहीं कहीं उत्तर कोरिया चले जाओ, दक्षिण कोरिया चले जाओ, भिन्न भिन्न देश ऐसे हैं जहां पर केवल राजा के राजा ही क्या करते रहते हैं? शासन करते रहते हैं। तो अपने भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है वो गणराज्य लागू है, यानी कि यहाँ पर अनुवांशिक रूप से कोई पद नहीं होगा। प्रत्येक पद पर जो चुन के आएंगे वो लोगों में से ही किसी व्यक्ति को चुनकर क्या कर दिया जाएगा? बैठा दिया जाएगा। बात समझ गए? अब यही रुक लेते हैं, फिर हम कल पढ़ाते हैं। ठीक है ना?